हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम कुलदीप है और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th या नीट लेवल का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो इस चैप्टर की बहुत ज़्यादा वेटेज है इन केस ऑफ नीट एग्जाम्स या हायर एजुकेशन में भी इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। 12th में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। नीट में आप लोग मान के चलिए लगभग हर साल 10, 11, 12, 8 क्वेश्चन तक आ ही जाते हैं इससे क्वेश्चन, और क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे कॉन्सेप्चुअल रहते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर को पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। कई पार्ट्स में वीडियो रिलीज होती रहेंगी और हम लोग 1 बाय 1 करके अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को समझते रहेंगे। ठीक है, तो आज की पहली वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं डीएनए के पैरामीटर्स के बारे में। डीएनए है क्या, डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल की तरह कैसे काम करता है, और डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की, अच्छे से उन चीज़ों की भी प्रैक्टिस करेंगे। और इम्पॉर्टेंट बात ये वीडियो की सारी पूरी लेक्चर सीरीज की हमेशा यही रहने वाली है कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन जिससे मेजर आपके साथ हर कहीं पर क्वेश्चंस आते हैं उसको अच्छे से फॉलो किया जाए। तो हम लोग इस समय इस चैप्टर का आज लेक्चर 1 लेने जा रहे हैं। इसके बाद और आपको कंप्लीट पूरा चैप्टर कंप्लीट कराया जाएगा। चलिए फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डीएनए के बारे में। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और ये एक तरह का क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। तो सबसे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल, किसे हम लोग जेनेटिक मटेरियल कह सकते हैं। तो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? ऐसा कुछ भी मटेरियल जो अपना रेप्लिका बना सकता हो, विच कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। ठीक है, तो रेप्लिकेट इटसेल्फ की बात करते हैं तो डीएनए एंड आरएनए बोथ कैन रेप्लिकेट, बट इट शुड बी स्टेबल। इन केस ऑफ आरएनए, आरएनए इज नॉट वेरी मच स्टेबल जस्ट लाइक एज डीएनए। डीएनए की तरह आरएनए उतना स्टेबल नहीं है। इनमें म्यूटेशन भी हो सकता हो, म्यूटेशन मतलब थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, बट म्यूटेशन बहुत ही स्लो हो। आरएनए में ऐसा नहीं है, आरएनए में म्यूटेशन बहुत तेज होगा, डीएनए में म्यूटेशन स्लो है। तो जेनेटिक मटेरियल की बात आगे मेन 3 प्रॉपर्टीज हो चुकी है। रेप्लिकेट करता हो, म्यूटेशन रेट बहुत ही स्लो होना चाहिए, और ये स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, तो अब लोगों को देखना है कि यहाँ पर कौन सा जेनेटिक मटेरियल है या किसको प्रूव करना है। तो जब भी इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो उस समय आगे के बारे में नहीं सोचेंगे जो आपको पहले से पता है। अभी समझ लो हम लोग को कुछ नहीं पता और हम ही लोग ग्रिफिथ है। ठीक है, हम ही लोग हार्सीचेज है, हम लोग खुद ही चेक कर रहे हैं कि क्या कौन सा मटेरियल जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। तो डीएनए को नाम दिया गया डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल की तरह रोल प्ले करता है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म बोल सकते हो 99.99% या जो भी है। ठीक है, बहुत ही लिमिटेड ऑर्गेनिज्म भी नहीं बोलना चाहिए, वायरसेस हैं जिनमें आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, कौन से वो वायरसेस हो सकते हैं? जैसे कि अभी कोरोना वायरस है ना, टोबैको मोजैक वायरस। इन वायरसेस में क्या है? आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल रोल प्ले करता है। नहीं तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो आरएनए डीएनए जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस एंड आल्सो फंक्शन एज एडाप्टर। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एडाप्टर की तरह काम करता है। एडाप्टर क्या करता है? एडाप्टर का नाम कभी सुने? जैसे मोबाइल में एडाप्टर लगता है। एडाप्टर क्या कर रहा है? नहीं, वहाँ अमीनो से छोड़ो, मोबाइल में एडाप्टर क्या कर रहा है? वो डायरेक्ट और अल्टरनेट करंट को चेंज करके जिस फॉर्म में मोबाइल चार्ज होता है उसमें कन्वर्ट कर रहा है। यही तो एडाप्टर कर रहा है। ऐसे ही एडाप्टर काम कौन कर रहा है? टीआरएनए। टीआरएनए एडाप्टर की तरह काम कर रहा है किसके किसके बीच में? एमआरएनए और आरआरएनए के बीच में। आरआरएनए का मतलब राइबोसोम। राइबोसोम का मतलब अगर बोला जाए तो आरआरएनए की बात हो रही है। ठीक है, आरएनए से बनी हुई बॉडी, राइबो मतलब आरएनए, सोमा मतलब बॉडी। राइबो से बनी हुई बॉडी जो है, आरएनए से बनी हुई जो बॉडी है उसको हम लोग राइबोसोम कह रहे हैं। ठीक है, तो इट कैन वर्क एज अ एडाप्टर। इट कैन आल्सो परफॉर्म स्ट्रक्चरल फंक्शन लाइक इट इज रिस्पॉन्सिबल टू डिजाइन आरआरएनए, सॉरी राइबोसोम। आरआरएनए क्या कर रहा है? राइबोसोम बनाने का भी काम कर रहा है। आपको पता होना चाहिए कि राइबोसोम में कई तरह के आरआरएनए होते हैं। कौन कौन से आरआरएनए होते हैं? 16S हो सकता है ना, या यूकैरियोट में 18S हो सकता है, 23S हो सकता है प्रोकैरियोट में, यूकैरियोट में 28S हो सकता है, 5S हो सकता है, 5.8S हो सकता है। इतने अलग अलग तरह के सेडिमेंट कॉफिशिएंट रखे हुए वैल्यूज वाले अलग अलग तरह के आरएनए से मिल करके
राइबोसोम डिजाइन हो रहा है। ठीक है, ये अलग सेक्शन है, पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इतना जान रहे हैं। कैटेलिटिक बिहेवियर भी शो कर सकता है आरएनए। इट कैन परफॉर्म कैटेलिटिक बिहेवियर जस्ट लाइक 23 और 28S। बड़ा नीट का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है कि कैटेलिटिक बिहेवियर कौन शो करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट जो होती है प्रोकैरियोट में 23S और यूकैरियोट में 28S। ठीक है, कहाँ पे? राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट में ये पाया जाता है। और ये कैटेलिटिक बिहेवियर शो करता है, अमाइनो एसिड को जोड़ने का काम करता है। इसका नाम है अमाइनो एसाइड ट्रांसफरेज। 2 अमाइनो एसिड को जोड़ने का काम करेगा। अब इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसलेशन में बहुत अच्छे से, है ना। अभी और आप देखोगे siRNA भी एक होता है। siRNA क्या करता है? स्प्लाइसिंग का काम करता है ना। और भी बहुत सारे आरएनए इंटरफेरेंस का भी काम करते हैं। ये थोड़ा आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब बायोटेक में पढ़ेंगे। PIRNA, PVRNA बोलते हैं ना, LNCRNA। ठीक है, LNCRNA लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए बोलते हैं उसको, है ना। तो बहुत तरह के आरएनए हैं। siRNA होता है, साइलेंसिंग आरएनए करता है। तो हम लोग इन चीज़ों को देखेंगे अभी। ओवरऑल हम लोगों ने जाना कि न्यूक्लिक एसिड के नाम पर केवल 2 ही बायोमॉलिक्यूल हैं जो न्यूक्लिक एसिड का काम कर रहे हैं। पहला होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। ठीक है, डीएनए क्या है? मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल बिहेव कर रहा है। बहुत ही कम लिमिटेड ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म भी नहीं बोलना चाहिए, वायरसेस हैं जिनमें आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल काम करता है। लेकिन आरएनए और भी कई सारे काम करता है। इट कैन परफॉर्म एज अ एडाप्टर, है ना। इट कैन बिहेव एज अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ राइबोसोम एंड इट कैन आल्सो परफॉर्म कैटेलिटिक एक्टिविटी। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं डीएनए है क्या। ठीक है, या पहले इस चीज को समझ लेते हैं। डीएनए क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। और कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं यही डिपेंड करता है कि उसकी लेंथ कितनी होगी। अब यहां पर जानेंगे बैक्टीरियोफाज। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या है? फाइव। अच्छा, फाइव अगर हम लोग बोले तो फाइव किसकी तरह लग रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 किसकी तरह है? सुन के क्या लग रहा है? 5 लग रहा है ना। तो शुरू ये 5 सही होता है। 2023 का क्वेश्चन आया तो 5, खाली 5 देख के मैच कर लो, हो गया तुरंत। ठीक है, सुन के ही लग रहा है 5 तो 5। ठीक है, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। 5 + 3 = 8 और -2 = 6। पहले 3 जोड़ दो फिर 2 घटा दो। बोलो, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? कितने न्यूक्लियोटाइड? 5 3 8 6। 2-3 बार लिखोगे याद हो जाएगी बात। दूसरी बात आती है लैम्डा। ये हो गया लैम्डा। अच्छा, लैम्डा अगर हम लोग देखें तो किसकी तरह दिख रहा है? 1 2 3 4। मैं बना के दिखा रहा हूँ तब। 1 2 3 4 किसकी तरह दिख रहा है? ये 4 वाला, दूसरा वाला देसी 4 है 4 की तरह कुछ लग रहा है क्या? बोलो, 4 से ही शुरू होता है। ठीक है, याद रखना, इसी से क्वेश्चंस आते हैं। इंटर को फोकस करके ज्यादा नहीं, मेन हम लोग का फोकस है नीट के क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। कितने से शुरू हो रहा? 4। बोलो, 4 2 जा क्या 8। फिर क्या आया? 5 5 2 जा 10। 10 का केवल लास्ट यूनिट बस। तो 4 8 5 0 2 बेस पेयर। बोलो, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? इशर्चिया कोलाई जो है वो हमारी बहुत ही खास दोस्त है। ह्यूमन की गट में पाई जाती है। ई कोलाई डाइजेशन में बड़ा मदद करती है। इंडिकेटर बैक्टीरिया भी एक तरह की है। और ह्यूमन में क्रोमोसोम होते हैं 46। ई कोलाई मेरी दोस्त है। ह्यूमन के अंदर क्रोमोसोम होते हैं 46। उसी के नाम पे हम लोग बोल सकते हैं 4.6 और 6 है तो 10⁹ लेकिन मैं उनसे 1000 गुना 1000 टाइम ज्यादा डीएनए रखता हूं। ह्यूमन ई कोलाई से 1000 टाइम ज्यादा डीएनए कंटेंट है उसके पास। तो मतलब 1000 टाइम ज्यादा है। यहाँ पे 10⁶ होना चाहिए। 1000 टाइम ज्यादा है तो कितनी पावर बढ़ जानी चाहिए? 3। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? 10⁹। अच्छा, अब एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पर लिखा हुआ है ये हैप्लॉइड है। 3.3 × 10⁹। ठीक है, हैप्लॉइड है। अब क्वेश्चन आता है हैप्लॉइड या डिप्लॉइड। अगर वो कभी डिप्लॉइड पूछ लिए तो ऑप्शन में हैप्लॉइड वाला भी कंटेंट देंगे। मतलब अगर डिप्लॉइड की बात करें तो ये कितना हो जाएगा?
6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर। बोलिए भाई, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? क्वेश्चन में अगर हैप्लॉइड आ रहा है तो यही ऑप्शन ठीक है, और उसमें भी 6.6 ऑप्शन देंगे। इसलिए आपको ध्यान रखना है हैप्लॉइड की बात हो रही है या डिप्लॉइड की बात हो रही है। ठीक, अब इन सब में एक चीज क्या लिखी हुई है, इन सब में क्या लिखा हुआ है जरा ध्यान देते हैं बात को। न्यूक्लियोटाइड, बेस पेयर, बेस पेयर, बेस पेयर। पढ़ के क्या पता चला कि ये जो न्यूक्लियोटाइड है केवल, ठीक है, बेस पेयर कब होता है? मान लेते हैं डीएनए का एक स्ट्रैंड ये है, एक स्ट्रैंड ये है, इन यहाँ पे बेसेस जो होते हैं वो पेयरिंग करते हैं। अच्छा, मतलब यहाँ पे बेसेस पेयरिंग करते हैं, मतलब ये डबल स्ट्रैंड की बात होती है। दैट इज बेस पेयरिंग ओनली पॉसिबल इन केस ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो इन ये तीनों के तीनों कैसे हो रहे हैं यहाँ पर? डबल स्टैंडर्ड। और ये कैसा हो रहा है? सिंगल स्टैंडर्ड। इतनी बात क्लियर हो गई? ये याद रखने की कोई जरूरत है नहीं, 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस करना। ह्यूमन के में कैसे याद करें? ह्यूमन के जो टीथ होते हैं 32 होते हैं, बस उसी के आसपास। कुछ कुछ बुक्स में 33.2 भी लिखा मिलता है, एनसीईआरटी में 3.3 है। अब जो भी है प्रैक्टिस आपको करनी है, कुछ एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, फिर मिलके साथ में तैयारी करेंगे, है ना। नेक्स्ट क्लास में जैसे होगा तो क्वेश्चंस लेकर के आना। अब पिछले क्लास में जो पढ़ाया है उसकी प्रैक्टिस करी कि नहीं करी मुझे नहीं पता, ठीक है। अब ये वाला चैप्टर लोग बोल रहे थे पहले यही पढ़ा दो, मैंने सोचा चलो यही पढ़ा देते हैं। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग डीएनए का स्ट्रक्चर के बारे में पहले समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। एक चीज उठाएंगे, नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस क्या होता है? ये डीएनए के ठीक है, नाइट्रोजनस बेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो नाइट्रोजनस बेस कितने तरह के भाई हैं? 2 तरह के नाइट्रोजनस बेस, 2 तरह के। कौन कौन से? पहला प्यूरिन और दूसरा पायरिमिडिन। कोई समस्या है क्या? प्यूरिन जो है नाम सुन के लग रहा है कि कुछ प्योर है सब्सटेंस। क्या है? प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। प्योर में हर चीज ज्यादा होती है ना, कम होती है। अगर बोलते ना ये ज्यादा प्योर है तो मतलब इसमें मान लिया कि बोल दिया गया कि ये जो है अखरोट खा रहे हैं, जगलंस रेजिया अखरोट का साइंटिफिक नेम, ठीक है, खा रहे हैं, ये ज़्यादा अच्छा है। तो मतलब ज़्यादा अच्छा का मतलब उसके अंदर बोल सकते हो कि जो तुम्हारा फैटी एसिड है वो ज़्यादा अच्छा वाला है, ओमेगा 3 ज़्यादा है, ठीक है। तो प्योर का मतलब ज़्यादा। इतनी कहानी बताने का मतलब ये है कि इसके पास 2 रिंग है, याद रखना, इसके पास क्या है? 2 रिंग। यहाँ पर कौन आते हैं? 2 आते हैं, एजी एडेनिन और ग्वानिन, और यहाँ पर क्या होता है? पिरिमिडिन में कट, ठीक है, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। प्यूरिन में कितना है? 2 रिंग है, 1 रिंग और इसी से मिली हुई 2 रिंग, ठीक है। स्ट्रक्चर नहीं याद रखना है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो जरूर याद रखना, वो भी सिखा देंगे। इसमें केवल एक ही रिंग है, ध्यान देना है। इसमें जो रिंग है वो 9 मेंबर्ड रिंग है। कितने मेंबर की? 9 मेंबर की। इसमें कितनी है? दिख रहा है 6 मेंबर की। अब हम लोग एक काम करेंगे, सिंपल सी ट्रिक है, 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन आता है कि कहाँ कहाँ पे नाइट्रोजन लगा होता है। प्यूरिन पे कहाँ पे नाइट्रोजन होता है और पायरिमिडिन पे कहाँ पर नाइट्रोजन होता है, ठीक है। तो नंबरिंग कर लेते हैं, कैसे भी कर लेते हैं, वो आईपीएससी आपको फॉलो करना है। कंटिन्यूअस चेन बनाना आईपीएससी यही तो कहती है ना। यहाँ पर भी कर लेते हैं, ठीक है। तो जब भी हम लोग बात करेंगे यहाँ पर तो ऑड नंबर देखेंगे कौन कौन से हैं। एक ऑड नंबर हो गया 1, एक ऑड नंबर हो गया 3, एक ऑड नंबर हो गया 5, 7 और 9। बोलो भाई, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, 5 को छोड़ देना है, 5 को दोनों में छोड़ देना है, छोड़ देना। ट्रिक है भाई, ट्रिक में तो छोड़, अब उसमें कोई ये थोड़ी नहीं, कॉन्सेप्ट थोड़ी नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, क्यों क्या होता है। तो 1 पे नाइट्रोजन, ठीक है,
ग्रीन पे ज़्यादा विजिबल हो नहीं रहा होगा, ये रेडी रख लेते हैं। 1 पे क्या हो रहा है आपका नाइट्रोजन, 3 पे क्या हो रहा है नाइट्रोजन, 5 पे रखना नहीं है, ठीक है। 7 पे क्या है नाइट्रोजन और 9 पे क्या है नाइट्रोजन। बोलो भाई बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है। तो कहाँ कौन कौन सी पोजीशन पे नाइट्रोजन हो रहा है, 1, 3, 7 और 9, ठीक है। कुछ भी नहीं रखना है आपको। इसमें कहाँ पे होगा बताओ, 1, 3, 5 पे होना नहीं है और कुछ आगे है नहीं। तो नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पर हो गया आपका, वहाँ पे 4 नाइट्रोजन होगा, यहाँ पर कितने हो गए 2 नाइट्रोजन। क्लियर हो रही बात। यहाँ पे मैक्सिमम जो मेंबर्स हैं वो क्या है 9 मेंबर्स हैं, प्योर है। बॉन्ड कहाँ पे बनेगा, बॉन्ड का मतलब राइबोस से बॉन्ड कहाँ पे बनेगा 9 वाले पे ही। क्वेश्चन आता है कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है वो कहाँ पे बनता है, ठीक है। यहाँ पे कहाँ पे बन रहा है फर्स्ट वाले से, क्योंकि ये प्योर है, याद रखने का तरीका। तो पहली बात क्लियर हो गई कि हम लोगों को नाइट्रोजनस बेस कितने होते हैं, 2 तरह के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन। प्यूरिन कौन कौन से होते हैं, पिरिमिडीन क्या होते हैं, पिरिमिडीन में एक सिंगल रिंग रहेगी 6 मेंबर, और प्यूरिन में 2 रिंग्स रहेंगी 9 मेंबर, और पिरिमिडीन में 6 मेंबर की एक रिंग रहेगी। प्यूरिन में 1, 3, 7 और 9 पोजीशन पे नाइट्रोजन रहने वाला है, और यहाँ पे कितना फर्स्ट पोजीशन पे। जब भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा क्या होता है वो भी आगे जानेंगे, ये याद रखते हैं। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा तो उस समय पिरिमिडीन का फर्स्ट कार्बन इन्वॉल्व होगा, सॉरी फर्स्ट पोजीशन इन्वॉल्व होगी जहाँ पे नाइट्रोजन है, जहाँ पे नाइट्रोजन वहाँ पे H भी लगा सकते हो, यही H जाता है, अभी बॉन्ड बना के दिखाऊंगा बढ़िया अच्छे से केमिस्ट्री लगा के, है ना। और जहाँ पर पिरिमिडीन में इसमें H चला जाता है, ठीक है। यहाँ पे यूरेसिल की भी बात कर लेते हैं। यूरेसिल जो होता है केवल आरएनए में होता है, ठीक है। ये तो दोनों में रहते हैं, प्यूरिन जो है वो दोनों में है, वो चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, एडेनिन ग्वानिन दोनों में रहेगा, ठीक है। साइटोसिन भी दोनों में रहेगा। तो बोल सकता क्वेश्चन ऐसे घुमा के पीछे कि कौन सा पिरिमिडीन है जो केवल डीएनए में रहता है या केवल आरएनए में रहता है। तो कौन सा पिरिमिडीन है जो केवल डीएनए में रहता है, वो रहता है थायमिन। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है। कौन सा पिरिमिडीन है जो केवल आरएनए में रहता है, यूरेसिल। बात समझ आ रही कि नहीं। जब बहुत सारे क्वेश्चन होंगे उसमें दिमाग नहीं काम करता, इसलिए सोच लेना हर चीज को। और कौन सा पिरिमिडीन है जो दोनों में रहता है, तो वो हो गया आपका साइटोसिन। क्लियर, ठीक है। दूसरा आपका फॉस्फेट ग्रुप कौन सा होता है, तो फॉस्फेट ग्रुप की अगर हम लोग बात करते हैं तो फॉस्फेट ग्रुप के फॉर्म में होता है फास्फोरिक एसिड, ठीक है। फास्फोरिक एसिड क्या है, फास्फोरिक एसिड का ट्रिपलेट फॉर्म H3PO4 का, ठीक है। ट्राइफॉस्फेट रहता है ना, ATP CTP ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में। या एक पहले बना के देखते हैं। फास्फोरिक एसिड का क्या फार्मूला है, H3, अरे H3PO4 पता है ना, तो ये वही बन गया H3PO4, ठीक है, H3PO4। अब होगा क्या, मान लेते हैं कि ये H3PO4 है, फॉस्फेट ऑक्सीजन OH OH और OH, डबल बॉन्ड हो इधर कर लेते हैं, ठीक। एक और OH ले लेते हैं ऐसे, फॉस्फेट डबल बॉन्ड, ठीक है। एक तरफ का OH और एक तरफ का H क्या बन गया H2O, ठीक है, बॉन्ड बन गया। ऐसे एक और तीसरा जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे बीच में क्या होना चाहिए था, ऑक्सीजन। बोलो भाई बात समझ में आ रही। इंपॉर्टेंट बात ये है भाई, इंपॉर्टेंट बात ये है कि डीएनए को यही एसिडिक नेचर देता है। डीएनए इज अ न्यूक्लिक एसिड। जब शुरुआत में डिस्कवरी हुई तो उसको क्या बोला गया था, न्यूक्लिन बोला था। किसने बोला था, मिशन ने। लेकिन बाद में इसको आर्टमान ने क्या बोला, न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि ये एसिडिक नेचर का था। और वो एसिडिटी कौन प्रोवाइड करता है, फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। तो इस फॉर्म में रहता है, फिर ये जाकर के राइबोस से जुड़ जाता है, ठीक है। 2 टर्म उम्मीद है क्लियर हो गए आपके, एक नाइट्रोजनस बेस, दूसरा फॉस्फेट ग्रुप, तीसरा आता है पेंटोस कार्बन, ठीक है। पेंटोस शुगर की अब हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर पेंटोस शुगर क्या है, पेंटोस का मतलब है 5,
5 कार्बन कंटेनिंग शुगर को क्या बोल रहे हैं? पेंटोज। कौन सी है 5 कार्बन? ऑक्सीजन, ठीक है। ये सब कार्बन से आपके, ये CH ठीक है। ये हो गई आपकी 5 कार्बन कंटेनिंग, 5 कार्बन कंटेनिंग क्या हो गई आपकी? शुगर हो गई, जिसका नाम है पेंटोज या राइबोज। 5 कार्बन के फॉर्म में कौन सा है? राइबोज। अब यहाँ पर दो फॉर्म्स में ये रह सकती है, या तो ये OH होगा या तो H होगा। अगर OH होगा तो इसको राइबोज बोलेंगे, और अगर O हट जाएगा, केवल H रहने वाला है, तो क्या बोलेंगे? डीऑक्सी राइबोज। क्या बोलेंगे उसको? डीऑक्सी राइबोज। तो अगर ये केवल नंबरिंग कर लेते हैं, ठीक है। अगर सेकंड कार्बन से O हट जाता है तो बोलेंगे डीऑक्सी राइबोज। O हट जाने से भी बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी आती है, ठीक है। और वो केवल किसमें दिखता है? DNA के केस में। क्वेश्चन ये आता है कि कहाँ से O हट जाता है? बहुत आसान है, सेकंड कार्बन से। अगर और अच्छा बोले तो हम लोग बोलेंगे 2 डीऑक्सी राइबोज। सेकंड पोजीशन से ऑक्सीजन हटी है, 2 डीऑक्सी राइबोज। बोलिए। फर्स्ट कार्बन जो होता है वो जाकर के नाइट्रोजनस बेस, अभी हम लोगों ने नाइट्रोजनस बेस में NH बोल रहे थे ना, बाकी आगे रिंग बना लेते हैं, ठीक है। NH था, H और OH, ठीक है। इधर से H गया और इधर से OH, कौन सा बॉन्ड बना? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बन रहा है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और अच्छा बोलेंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, क्योंकि ये नॉर्मल ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नहीं है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आल्सो प्रेजेंट इन केस ऑफ सुक्रोज, इन केस ऑफ सेलुलोज, वहां पर भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोल रहे हैं। लेकिन वहां पर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स के मोनोमर्स की 2 यूनिट्स आपस में जुड़ रही हैं, वहां पे कार्बन कार्बन आपस में जुड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे कार्बन कार्बन नहीं जुड़ रहा है, यहाँ पे क्या जुड़ रहा है? नाइट्रोजन से जुड़ रहा है। तो इसलिए उसको हम लोग बोलेंगे N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ये वो N वो वाला IUPAC वाला N नहीं, जिसमें N का मतलब नॉर्मल होता है, N नियो आइसोपे है ना, वो कुछ बोलते हैं ना ऐसा कुछ केमिस्ट्री में, ये वो वाला नहीं है। ये N ये इंडिकेट कर रहा है कि नाइट्रोजन से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। बोलो किस पोजीशन से जुड़ रहा है? फर्स्ट पोजीशन से जुड़ रहा है, ठीक है। नाइट्रोजन कौन सी पोजीशन वाला है? अगर प्यूरिन है तो 9th पोजीशन है, अगर पिरिमिडीन है तो फर्स्ट पोजीशन है। बोलो भाई, बात समझ आ रही है? कुछ रटना है क्या? गलत बोल दिया क्या? प्यूरिन है तो 9th, पिरिमिडीन है तो फर्स्ट। क्लियर? अच्छा भाई, अब आगे समझ रहे क्या इन्वॉल्व हो रहा है यहाँ पर? जब भी नाइट्रोजन से कोई नाइट्रोजनस बेस जुड़ जाता है, ठीक है, राइबोज से जैसे ही नाइट्रोजनस बेस जुड़ेगा, इस समय हम इसको बोलेंगे क्या? न्यूक्लियोसाइड। क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या बोला मैंने? क्या बोला न्यूक्लियोसाइड को? जब भी राइबोज, इट कुड बी राइबोज और डीऑक्सीराइबोज, get form bond with nitrogenous base, then it is regarded as nucleoside। क्लियर? अब न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं? न्यूक्लियोसाइड 5 टाइप्स के होते हैं, और उनका नाम कैसे होगा, ठीक है, उसमें भी कंफ्यूज करते हैं। सब क्वेश्चन कंफ्यूजन वाले हैं। राइबोज प्लस नाइट्रोजनस बेस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड। क्लियर? अच्छा, अब न्यूक्लियोसाइड अगर हम लोग देखें तो 5 टाइप के होते हैं। उनमें भी पहले प्यूरिन से बनने वाले नाइट्रोजन, क्योंकि राइबोज तो हर जगह सेम होने वाला है, फिर चेंज क्या हो रहा है? नाइट्रोजनस बेस। तो नाइट्रोजनस बेस जैसे चेंज होगा उसी के अकॉर्डिंग न्यूक्लियोसाइड भी चेंज हो जाएगा। सिंपल सी बात है। प्यूरिन और पैरिमिडीन दोनों के सफिक्स पे ध्यान दो। सफिक्स बोलते हैं ना केमिस्ट्री में कुछ, इसमें INE है, इसमें I, सॉरी यहाँ तक, ठीक है, आइन है, आइडीन है, बस इन्हीं के नाम से हो जाएगा काम।
प्यूरिन कौन है आपके? एडेनिन और ग्वानिन। पिरिमिडीन कौन है? कट। तो एडेनिन के नाम पर क्या बनेगा? है एडेनिन से बनने वाले न्यूक्लियोसाइड को क्या बोलेंगे? यूरेसिल, एडिनोसिन। चलो, और ग्वानोसिन। अच्छा, कंफ्यूजन कहाँ करते हो वो भी बता दूंगा, इसलिए ध्यान रखना, क्योंकि यहीं पे कंफ्यूज करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि जब भी न्यूक्लियोसाइड पूछेंगे पहले सबसे पहले देखेंगे कि वहां पर पिरिमिडीन वाला न्यूक्लियोसाइड पूछ रहे हैं या प्यूरिन वाला पूछ रहे हैं। प्यूरिन का जो सफिक्स होगा INE होगा, INE होगा, और पिरिमिडीन का क्या होगा? साइटिडीन। कुछ दिख रहा है सिर्फ? ठीक है। ऐसे ही थाइमिडीन, यूरिडीन। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा? थाइमीन से बनने वाले न्यूक्लियोसाइड को क्या बोलेंगे? और ऑप्शन दे देंगे, थाइमीन ही खुद दे देंगे और थाइमिडीन दे देंगे, तो थाइमिडीन होगा। बोलो, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? क्लियर? अब यहां पर एक और बात ध्यान देंगे कि जो फॉस्फेट ग्रुप लग रहा है वो कहां पे लग रहा है? वो यहां पे लग रहा है। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप। अभी हम लोग ने फॉस्फेट ग्रुप बना के देखा था ना, OH, इधर वो दिखा देते हैं, OH और OH। ठीक है, और अच्छे से बताएं, और अच्छे से जानो। OH, ठीक है। यहां पर बॉन्ड ब्रेक होगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। तो इलेक्ट्रॉन किधर भागेंगे? ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन पे आया माइनस चार्ज, कार्बन पे आया प्लस चार्ज। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हो रहा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे आ रहा है आपका माइनस चार्ज, यहाँ पे क्या आ रहा है? प्लस चार्ज। ये प्लस माइनस कैंसिल आउट होगा, क्या बनेगा? H2O, और ये बन जाएगा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? कौन सा बॉन्ड? फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। अरे ईस्टर कभी सुने हो नाम जीवन में? क्या होता है? RC डबल बॉन्ड O। अगर मुझे याद आ रहा है भैया, रिकॉर्ड भी हो रहा, गलत ना हो जाए, यही होता है ना शायद ईस्टर है? अरे यही होता है, यही होता है। ठीक है, अगर H लगा दोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, इतनी तो केमिस्ट्री याद है मुझे। ठीक है, तो ये होगा आपका ईस्टर। तो वैसे यहाँ पर भी फॉस्फेट से लगा है C डबल बॉन्ड O, फॉस्फेट से लगा है O, ये मैच हो गया आपका फॉस्फेट की जगह, और O और R ऊपर गया, तो बोलते हैं फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। अभी केवल ईस्टर बॉन्ड बोलेंगे, ना कि डाइस्टर बॉन्ड। डाइस्टर क्या होता है वो भी आगे समझेंगे। इतने बार में क्या समझा आप लोगों ने कि न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं? प्यूरिन से बनने वाले न्यूक्लियोसाइड क्या होता है और पिरिमिडीन से बनने वाले न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं। अब बात आ रही है कि सर जब न्यूक्लियोसाइड के केस में आपने इसी न्यूक्लियोसाइड में जोड़ दिया है क्या? फॉस्फेट ग्रुप। बोलो, फॉस्फेट। अब क्या बोलेंगे इसको? अब बोलेंगे न्यूक्लियो। बोलो भाई, कुछ रटने लायक है क्या? अगर हम लोग चाहे तो उसको ब्रेक करके भी बोल सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड है राइबोस प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड। और जब कई सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलते चले जाएंगे तो बोलेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड, दैट इज DNA स्ट्रैंड। और फिर जब 2 DNA स्ट्रैंड आपस में मिल जाएंगे तो बोलेंगे डबल स्ट्रैंडेड DNA। ठीक है, फिर वो फर्दर कंडेंस होगा और क्या बनाएगा? न्यूक्लियोसोम। वो सब चीजें भी आगे समझेंगे। ठीक है, तो नाइट्रोजनस बेस क्या होता है? क्लियर हो गया। फॉस्फेट ग्रुप क्या है? एंटोस क्या है? न्यूक्लियोसाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड क्या है? वो भी क्लियर है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किस पोजीशन से बन रहा है? किस पोजीशन पे बन रहा है? राइबोस का C1, और प्यूरिन या पिरिमिडीन का डिपेंड करता है कि वो प्यूरिन है तो 9th पोजीशन और पिरिमिडीन है तो 1st पोजीशन। क्लियर? क्वेश्चन यहां से आएगा। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड अभी नहीं बताया, बता रहा हूं। बैकबोन और एंड पोलैरिटी, 2 चीजें बची है। ठीक है, चलिए भैया। ठीक, अब हम लोग जानते हैं फॉस्फोडाइस्टर क्या है सर। ठीक है, फॉस्फोडाइस्टर क्या है? तो पहले हम लोग बना लेते हैं राइबोस।
और बार बार बनाना है और ध्यान देना है, तभी आपका प्रिपेयर हो पाएगा। अगर ये डीएनए है तो एच, अगर आरएनए है तो OH। अगर डीएनए है तो डीऑक्सिल लगा देंगे उसी के आगे, अगर आरएनए है तो राइबो कह देंगे। ठीक है, ये हो गया थोड़ा OH। यहाँ पे कोई OH नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है राइबोस का, अगर ओस्टवार्ड के नियम को ना माने, है ना, एक डेफिनेशन होती है ना कार्बोहाइड्रेट की, तो नॉर्मल ट्राइबल नॉमेनक्लेचर के थ्रू जाएंगे तो हम लोग बोलेंगे C5H10O5। वही फार्मूला मैच होना चाहिए। यहाँ पर भी बच्चे भावुक होकर के OH लगा देते, टिक कर देते हैं, क्या यही सही है? CH2OH। ठीक, यहाँ पर आकर के कौन सा ग्रुप जुड़ता है? फॉस्फेट। फॉस्फेट 3 होते हैं, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा, बीटा और गामा निकल जाते हैं। बोलो कब? जब बॉन्ड बनता है। कौन सी रिएक्शन होती है यहाँ पर? एसएन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पढ़े हो ना SN1 SN2। यहाँ पे एसएन रिएक्शन होती है। हो सकता है कहीं कुछ खतरनाक सा क्वेश्चन कहीं बना दें, प्योर बायो, जो केवल बायो जीवन भर पढ़ रहे हैं तो, और ये H गया और उसका OH गया और बॉन्ड बना, ये बॉन्ड। ऐसे ही नीचे भी एक बॉन्ड बनेगा। ये कौन सा कार्बन हो गया? ये कार्बन हो गया आपका 5th कार्बन, और ये कार्बन कौन सा है आपका? 4th, और ये कौन सा? 3, 2, 1। 5th वाले पे एक बॉन्ड बन गया, फास्फो ईस्टर बॉन्ड। फास्फो, बहुत आराम से समझ के पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, मैम 1-2 बार पेपर दे चुकी है तो इनसे पूछ लो। 10 क्वेश्चन लगभग आ जाते हैं हर बार, मतलब पिछले 10 सालों का एवरेज बना के देखोगे, जो 10 सालों का एवरेज देते हो लगभग 100 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ऑन एन एवरेज 10, 8, 12 ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और 10 क्वेश्चन बहुत होते हैं, डिफाइन कर देते हैं कि आपकी होगा कि नहीं होगा और मेरिट कितनी जाएगी। तो बहुत अच्छे समझना, और बहुत घुमा देते हैं क्वेश्चन को, इसलिए ध्यान देना है। ठीक है, तो ये हो गया फास्फो ईस्टर बॉन्ड। अब हुआ क्या? अब नीचे आकर के यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है कौन? नीचे आके पार्टिसिपेट कर रहा है एक नया राइबोस। ध्यान देना, यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस भी तो लगा दे, और ये छटा देते हैं। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस। बोलो पास हो जा रही? अब नीचे क्या हो रहा है? नीचे एक और आकर के फास्फेट ग्रुप जुड़ेगा, और वो फास्फेट जा करके इसका OH दिख रहा है, OH और H गया, बॉन्ड बना। ठीक, ये कहां से जुड़ा है? ये जुड़ा है राइबोस से। ठीक है, ये कहां से जुड़ रहा है आपका? C, और फिर C किससे जुड़ा है? राइबोस से। अब सही है, जगह ना कम पड़ जाए। अब ठीक है, और इस कहां पर भी क्या है? नाइट्रोजनस बेस। ऐसे कहानी चलती चली जाती है। अब ये किससे जुड़ेगा? यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें तो क्या हो रहा है? यहाँ पर भी देखें तो ठीक है, सब सही, कुछ गड़बड़? पक्का? कुछ तो गड़बड़ लग रहा है मुझे, आप बताओ क्या? यहाँ पे वो होना चाहिए था। अब सही लग रहा है? ठीक, अब सही लग रहा है ना? पक्का? अब इस बॉन्ड को जो हम लोग बोलने जा रहे हैं, इस बॉन्ड को अब हम लोग बोलेंगे फास्फो डाइस्टर बॉन्ड। फास्फो ईस्टर बॉन्ड क्या करता है? अब दोनों में डिफरेंस सोचो, खुद से सोचो। फास्फो ईस्टर बॉन्ड क्या करता है? किसी भी राइबोस को फास्फेट से जोड़ता है। लेकिन डाइस्टर क्या कर रहा है? डाइस्टर क्या करता है? 2 राइबोस को आपस में जोड़ देता है, देन इट इज कॉल्ड डाइस्टर। 2 राइबोस, एक राइबोस ये हो गया आपका, ये क्या हो गया, और उन दोनों को आपस में जोड़ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं फास्फो डाइस्टर बॉन्ड। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर? सारे टर्म क्लियर हो रहे कि नहीं हो रहे? क्या? अच्छा, फास्फो ईस्टर बॉन्ड का बना के बताऊं केमिस्ट्री की तरह? बता दो, फिर से बता दे रहा हूं। फिलहाल देख लो पहले छूट क्या गया। अभी छूटना कुछ नहीं, मैं पूरा एनसीईआरटी एक लाइन लिख के लाया हूं, अभी आप पढ़ के देखना। कुछ आज हमने सोचा कि क्वेश्चन करने के बाद फिर से पॉज ले लेंगे, चल रहा है ना? हाँ, ये भी देखे रहना। ठीक है, पॉज लेके मैं चुप पे बैठ जाऊंगा, तुम लोग पहले पढ़ के देख लेना वहां तक। मेरा टारगेट ये नहीं कि एक दिन में सारा चैप्टर खत्म हो जाए, मेरा टारगेट ये है कि जितना हो वो कंप्लीट हो,
है ना, नेवर थिंक हाउ मच यू हैव डू, ओनली थिंक हाउ मच यू हैव फिनिश, तो जस्ट फोकस ऑन फिनिशिंग द टॉपिक, है ना। क्या बच गया आपका, एंड पोलैरिटी बच गई बस आपकी, ठीक है। पहले इनकी फरमाइश आई है कि फॉस्फेट बॉन्ड कैसे बन रहा है वो बता देते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन बेस लगा देना, HClOH कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ठीक। फॉस्फेट ट्राई फॉस्फेट होता है, ठीक है। एक्चुअली में अभी जब डीएनए का सिंथेसिस पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे चार्जिंग। चार्जिंग कैसे होती है, पहले तो 3 फॉस्फेट लगे होते हैं, एक फॉस्फेट O2, ठीक, और ये आकर के आपका बोल सकते हैं राइबोस, ये इतने से जुड़ा हुआ है, इतने से, ठीक है, या न्यूक्लियोसाइड से जुड़ा हुआ है, अब सही है, ठीक है। तो जब डीएनए की चार्जिंग होती हो रही होती है तो ये 2 फॉस्फेट अलग हो जाते हैं, समझ रहे हो, 2 फॉस्फेट अलग हो जाते हैं, पीआई बोलते हैं, ठीक है। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, पायरोफॉस्फेट अलग हो जाता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट नहीं, पायरोफॉस्फेट, 2 फॉस्फेट अलग हो जाते हैं, तो उस चीज को हम लोग समझेंगे। यहां पर क्या होगा, फॉस्फेट की अगर हम लोग बात करें तो फॉस्फेट डबल बॉन्ड OH OH और OH, ऐसे 3 होते हैं। अगर इसकी हम लोग बात करें तो यहाँ पर अगर एक आ रहा है, हालांकि OH के फॉर्म में आता है, चार्ज करके भेजा जाता है, इसका H गया और एक का OH गया और बॉन्ड बन गया, हो गया फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। क्या दिक्कत है, ये पूछ रही थी, इसको फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बोल रहा है। बोलो भाई बात समझ में आ गई सारी, क्या क्या क्लियर हो गया। अब इस तरह से देखो ये जुड़ते चले जा रहे हैं, 1 यूनिट 2 3 4 ऐसे और हजारों, ठीक है। और क्या बनता चला जा रहा है, हम लोग अब देखें, अगर ब्रॉड वे में इस बात को समझे तो क्या हो रहा है, हो ये रहा है भाई कि राइबोज जुड़ रहा है किससे, नाइट्रोजनस बेस से, न्यूक्लियोसाइड बन रहा है, न्यूक्लियोसाइड जुड़ रहे थे, किससे जुड़ रहे थे, फॉस्फेट ग्रुप से, न्यूक्लियोटाइड बन रहा है, न्यूक्लियोटाइड जुड़ते चले जा रहे हैं बहुत सारे, और क्या बनाया जा रहा है आपका, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बन रहा है, या इसी को हम लोग बोलते हैं पॉली न्यूक्लियोटाइड की चेन बन रही है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब ये जब पॉली न्यूक्लियोटाइडल चेन बन रही है उसमें हो क्या रहा है, उसमें ध्यान देना हो क्या रहा है, यहाँ पे 5th कार्बन है, यहाँ पे ध्यान दो, बड़ी 3rd कार्बन 4th, यहाँ पे 5th और 3rd पे जरा ध्यान देना। जब भी होगा और 3rd, कभी ना कभी तो ये चेन खत्म होगी, है, कभी ना कभी चेन खत्म होगी। अभी हमने देखा है कि जो बैक्टीरियोफाज लैम्डा है उस पर कभी खत्म हो रही है, इतने न्यूक्लियोटाइड जोड़ रहे हैं, या ह्यूमन है या इसेरिया कोलाई या कुछ कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसमें कहीं ना कहीं चेन खत्म होगी। जब भी चेन खत्म होगी 5th कार्बन पे हमेशा कौन सा ग्रुप होगा, फॉस्फेट ग्रुप। ये ध्यान रखना, भी डीएनए रेप्लिकेशन में बताएंगे कि जो पॉलीमरेज होता है उसकी एक्टिविटी 5' to 3' ही क्यों होती है, डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वहाँ पे लैगिंग स्ट्रैंड की जरूरत ही क्यों पड़ी, ये बात वहां पर बहुत अच्छे से समझने वाली है, इसलिए ध्यान देना। 5th कार्बन पे हमेशा फॉस्फेट ही रहने वाला है, जब भी खत्म होगा इसके नीचे एक और जोड़ दो, और जोड़ दो, और जोड़ दो, और जोड़ दो, नीचे जमीन के अंदर पहुंच जाओ, जोड़ते रहो, है। लास्ट में जब भी खत्म होगा 3rd कार्बन पे क्या होने वाला है? बोलो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। तो 3rd कार्बन पे OH और 5th कार्बन पे क्या मान रहे हैं, हमेशा जो पोलैरिटी होगी 5' to 3', और 5 पे क्या होगा फॉस्फेट और 3 पे क्या होगा OH ग्रुप। बोलो ठीक है, इसको ही बोलते हैं एंड पोलैरिटी, कि डीएनए जब स्ट्रैंड बनता है तो 5' to 3' की ही पोलैरिटी शो करेगा, और जब डबल स्ट्रैंड बनेगा तो ये एंटी पैरेलल हो जाते हैं। एंटी पैरेलल होने के फायदे क्या हैं, क्यों हुए, वो जानेंगे अभी आगे। एक ऐसे रहेगा आपका 5' to 3', और दूसरा जो आएगा वो इसके जस्ट अपोजिट, कैसा, ठीक है, सॉरी 3' to, बोलो इतनी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है, ठीक है। सारे हमको लग रहा है टर्म आपको यहाँ पे क्लियर होगा, इन टर्म से ही बहुत क्वेश्चन है, बहुत बड़ा चैप्टर है,
30% आज खत्म करने का टारगेट बनाया कि डीएनए रेप्लिकेशन से पहले तक का खत्म हो जाए, 2-2.5 घंटे में, 3 घंटे में, जितना लगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। ये आपको मिल जाएगा पीडीएफ, सर से मांग लेना, दे देंगे। अब आते हैं हम लोग की, ये सब बातें भी पढ़ चुके हैं। डीएनए की जब डिस्कवरी होती है 1869, ठीक है, तो पस सेल्स थी। साइंटिस्ट का नाम था मिस्चर, फ्रेडरिक मिस्चर। किसी के चोट लग गई होगी, बैंडेड था, उस बैंडेड में पस सेल्स लगी थी, उस सेल्स के अंदर उन्होंने देखा कुछ अलग तरह का सब्सटेंस नाम दिया, ठीक है, और उस सब्सटेंस का नाम, उसका नाम क्या रख दिया उन्होंने, न्यूक्लियन। बोलो, कुछ दिन बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं, आर्टमान नाम रखा उनका, मतलब उनका नाम था पहले से, हमने नहीं रखा, ठीक है, और उन्होंने इसका नाम क्या दे दिया आपका, ये एसिडिक सब्सटेंस होने के कारण क्या नाम दिया, न्यूक्लिक एसिड। बोलो, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, 1953 में इंपॉर्टेंट बात यह है, यहाँ पर क्वेश्चन फंसाता है घुमा के लैंग्वेज में, कि 2 साइंटिस्ट थे, रोजालिंड फ्रैंकलिन और, अरे डीएनए डिस्कवरी में साइंटिस्ट कौन कौन से थे, अरे पढ़ के बता दो, जाओ। हैं? विल्किंस और रोजालिंड फ्रैंकलिन। बोलो, मॉरिस विल्किन और रोजालिंड फ्रैंकलिन। ठीक है, फिजिक्स के स्टूडेंट्स थे, स्टूडेंट्स नहीं बोलना चाहिए, साइंटिस्ट थे। डीएनए या सॉरी डिफ्रैक्शन, एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड के थ्रू, एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड क्या होता है, इससे 3D स्ट्रक्चर दिया जाता है। एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड के थ्रू कुछ डेटा जनरेट किए थे, मान लेते हैं इन दोनों ने डेटा जनरेट किया, क्लियर, और उस डेटा का हम दोनों ने यूज कर लिया और मॉडल बना दिया क्या, डीएनए का। बोलो, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो किसने किया, रोजालिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किन ने डेटा जनरेट किया। किस मेथड से किया, एक्सरे डिफ्रैक्शन से। और उसका यूज किसने किया, जिनका नाम आप हमेशा सुनते हो, इनका नाम सुने तो हो गए भैया, इंटर में आ गए हो, भूले जा रहे हो, लेकिन डेटा इन्हीं का था, मॉडल उनका था। बोलो भाई, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर, ठीक। फिर एक साइंटिस्ट आते हैं, एरविन चारगाफ। एरविन चारगाफ ने क्या देखा, पोलैरिटी की बात, सॉरी कॉम्प्लीमेंटैरिटी की बात करी, कि डीएनए के केस में जब भी देखा जाए, डीएनए के केस में मान लेते डीएनए का अगर एक स्ट्रैंड है और उसमें क्या है कि अगर एडेनिन लगी हुई है, या AGTCC, ठीक, उन्होंने बोला कि जो उसके सामने दूसरा स्ट्रैंड होता है वहां पे न्यूक्लियोटाइड हमेशा फिक्स रहता है। मतलब ये कि अगर एडेनिन लगा है तो उसके सामने हमेशा थाइमिन होगा, अगर ग्वानिन लगा है तो साइटोसिन होगा, अगर थाइमिन है तो एडेनिन है, साइटोसिन है तो, है ना, बोलो, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? उन्होंने बोला कि ये हमेशा यही रहेगा, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब कि अगर ये आई हैं तो ये भी आएंगे, या ये आई हैं तो ये भी आएंगे, ये नहीं आएंगे तो ये भी नहीं आएंगे, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे को कंप्लीट करने वाले। इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा बहुत सारे होने वाले हैं। इससे फायदा देखते जरा, एडेनिन क्या है, प्यूरिन है, और थाइमिन क्या है, पायरिमिडीन, ठीक है। उन्होंने चाहे जहां देख लो, अब खाली एक ही बात बोला कि एडेनिन के सामने थाइमिन आएगा, ग्वानिन के सामने साइटोसिन आएगा हमेशा। इसी चीज को अब हम लोग अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं। ग्वानिन क्या है? प्यूरिन। क्या दिख रहा है हमको? अच्छा, एक लाइन और समझ में आ रही कि हमेशा प्यूरिन के सामने पायरिमिडीन ही आएगा, उसी लाइन को एक्सटेंड करके ही तो बोल दिया गया है, ठीक है। अगर हमेशा प्यूरिन के सामने पिरिमिडीन आएगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि किसी भी डीएनए में मान लेते हैं अगर 10 प्यूरिन आए तो कितने पिरिमिडीन आएंगे, दैट इज द नंबर ऑफ प्यूरिन इन अ डबल स्टैंडर्ड। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, डबल स्टैंडर्ड। अभी क्वेश्चन देंगे आगे, गलत करोगे पक्का, पिछले बोले थे गलत करोगे, गलत की थी ना, बहुत अच्छी हो, ठीक है, इस बार गलत नहीं होना चाहिए। अभी क्वेश्चन दूंगा गलत हो जाएगा। डबल स्टैंडर्ड डीएनए की बात हो रही है, जितने प्यूरिन होंगे उतने पिरिमिडीन होंगे इसमें, कहीं से भी। एरविन चारगाफ की बात ही नहीं, हमने सिर्फ एक लाइन एरविन चारगाफ से निकाली है, बाकी मैं खुद ही बता रहा हूं सब, मतलब मैं खुद ही सोच रहा हूं, बताया सब चारगाफ ने ही है, मैं सोच ले रहा हूं उसी से
जनरेट कर रहा हूँ नॉलेज को, भैया उन्होंने बोला एडेनिन के सामने थायमिन होगा, वानिन के सामने साइटोसिन होगा, उसी से हमको पता चला कि अच्छा प्यूरिन के सामने पिरिमिडीन ही होगा। अगर प्यूरिन के सामने पिरिमिडीन होगा तो हमेशा प्यूरिन और पिरिमिडीन का नंबर सेम होगा, मतलब जितना प्यूरिन होगा उतना पिरिमिडीन होगा। मतलब प्यूरिन कितना होगा, प्यूरिन होगा टोटल AG, यही तो होता है, और पिरिमिडीन क्या होगा TC। एक पॉइंट से 3 बातें निकल के आ गई। बोलो भाई, यही एरविन चारगाफ ने बताया। एरविन चारगाफ के बताने से एक चीज ये पता चली कि हमेशा A के सामने T आएगा या G के सामने C आएगा, दैट इज A T का कॉम्प्लीमेंट्री है इन केस ऑफ डबल स्टैंडर्ड। इन्हें बार बार बोल रहा हूं क्योंकि बहुत बच्चे गलत करते हैं। इन केस ऑफ डबल स्टैंडर्ड A T का कॉम्प्लीमेंट्री है या T A का कॉम्प्लीमेंट्री है, बात एक ही है। G C का कॉम्प्लीमेंट्री है या C G का कॉम्प्लीमेंट्री है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। एरविन चारगाफ फॉर अ डबल, फिर देखो यहां पर भी मैंने इसको अलग कलर दिखाया, डबल स्टैंडर्ड DNA द रेशियो बिटवीन एडेनिन एंड थाइमिन एंड ग्वानिन एंड साइटोसिन आर कांस्टेंट एंड इक्वल 1। कोई दिक्कत है? A इक्वल टू T, G इक्वल टू C, A प्लस G इक्वल टू T प्लस C। कोई दिक्कत, कोई समस्या? ठीक है। बेस्ड ऑन द एरविन चारगाफ ऑब्जर्वेशन वाटसन एंड क्रिक सजेस्टेड, वाटसन और क्रिक ने बतलाया। कॉम्प्लीमेंट्री वाला जो कॉन्सेप्ट है वो वाटसन और क्रिक ने बतलाया, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। बोलो ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बिटवीन द टू, और उसमें भी मेन क्रेडिट क्रिक को जाता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंटरिटी को ज्यादा समझाने वाला क्रिक है। अगर खाली एक एक अलग अलग ऑप्शन होगा तो क्रिक को ही टिक करना है भाई, C फॉर क्रिक, C फॉर कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, और अगर साथ साथ में दे रहे हैं कि रोजालिन फ्रैंकलिन ने बताया, एरविन चारगाफ ने बताया, वाटसन क्रिक ने बताया, तब वाटसन क्रिक पे टिक कर दो। लेकिन अलग चारों, वाटसन को अलग कर दिया, ऑप्शन A कर दिया और क्रिक को B कर दिया, क्या परेशान हो तो तब क्रिक को ही टिक करना। बोलो भाई बात हो जा रही कि नहीं? बिटवीन द टू स्ट्रैंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, मतलब सर अगर आपको एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस दे दिया जाए तो उससे हम दूसरे स्ट्रैंड का सीक्वेंस बता सकते हैं। अभी मैंने करके दिखाया, इसी को तो और किसके बेस पे करके बताया मैंने, कॉम्प्लीमेंटरिटी के बेस पे करके बताया। ठीक है भाई, कॉम्प्लीमेंटरी क्या होता है? इफ द सीक्वेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द टेम्पलेट। हाँ, इसी कॉम्प्लीमेंटरिटी से एक टर्म और आया कि अगर एक का सीक्वेंस बता दिया जाए तो दूसरे का भी मैं सीक्वेंस, एक का सीक्वेंस पता हो तो दूसरे का सीक्वेंस हम लोग बता सकते हैं। तो जिसका पता है उसको हम लोग बोलते हैं टेम्पलेट। जिसको देख करके आप नया सीक्वेंस जनरेट कर रहे हो उसको क्या बोलते हैं? जिसको देख करके कर रहे हो उसको क्या बोलते हैं? टेम्पलेट। जैसे इनको देख करके उनकी फोटो स्केच बना दे अभी, ये क्या है? टेम्पलेट। बोलो ये क्या है? पेरेंटल इमेज है। और जो बनाया वो क्या है? अगर ये DNA होती तो ये क्या होती है? पेरेंटल स्ट्रैंड होती है। और जो बनाता वो क्या होता है? वही तो लिखा हुआ है। क्लियर? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? स्ट्रक्चर ऑफ DNA तक समझ में आया है। अब भाई ये क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है? अब वीडियो तो चलती रहेगी, पहले क्वेश्चन ईमानदारी से करो। ये ज्यादा फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर DNA। बोला प्यूरिन आर एडेनिन एंड थायमिन। भैया प्यूरिन जो है वो AG है, AG याद रखना भैया। जब शादी हो जाती है तो लड़की हस्बैंड से कहा गई थी AG मोमोज खाना है, बोलती है तो वहां से याद रखना AG। तो ये पहली बात तो गलत हो गई, एडेनिन थायमिन नहीं है। क्लियर? ध्यान रखना है, ट्रू पूछ रहा है, ट्रू बताना है। ट्रू से पहले नॉट नहीं लिखा हुआ है, वो बड़ा घुमाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, प्यूरिन पेयर विद पिरिमिडीन, सही बात है। थ्रू फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, गलत बात है। फास्फोडाइस्टर बॉन्ड से नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं। प्यूरिन और पिरिमिडीन आपस में किससे जुड़ते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। बहुत गलत बात बोल रहे हैं अभी। एडेनिन पेयर्स विद थायमिन विद 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, सही बोल रहा है। हालांकि क्वेश्चन अभी आगे आएगा। एडेनिन पेयर विद ग्वानिन, ना यार बहुत गलत बात है। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा हो गया इन डबल स्टैंडर्ड 20% ऑफ नाइट्रोजनस बेस और ग्वानिन। ग्वानिन कितना है? 20% है। तो ग्वानिन के सामने हमेशा क्या आएगा? ग्वानिन के सामने हमेशा आएगा साइटोसिन। साइटोसिन फिर कितना होना चाहिए? वो भी 20% होना चाहिए। बचा कितना? 60%। बचा कितना? 60%। अब दोनों लोग आधा आधा बांट लेंगे। कौन? एडेनिन 30 बांटेगा, बहुत आसान है। और थायमिन कितना? 30%। बोलो चलो कितना आसान क्वेश्चन था ये। ठीक है, आगे देते हैं। सेगमेंट ऑफ DNA हैज 120 एडेनिन। DNA का एक सेगमेंट है। सेगमेंट की जब भी बात करेंगे डबल स्टैंडर्ड की बात हो रही है। ठीक है, अगर सिंगल स्टैंडर्ड होगा तो वहां पे मेंशन होगा। नीट 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, 120 एडेनिन है, तो 120 एडेनिन है और 120 साइटोसिन है।
तो 120 साइटोसिन है। अगर एडेनिन 120 है तो थाइमिन भी 120 होगा और ये भी 120 होगा। टोटल कितना हो रहा है? 480 है, कहीं है, सही हो गया। यहाँ पर क्या हो रहा है? 30। क्या पूछा था? व्हाट इज द परसेंट ऑफ थाइमिन? थाइमिन कितना हो गया? 30%। कितना आसान क्वेश्चन है, ये तो करके दिखा दो जल्दी से। हो गया? कौन सा कर पाओगे? 6 कर लोगे? 5th वाला बता रहे हो सर, बताइए नहीं आपने। बैकबोन, बैकबोन की बात समझ रहे हो क्या होती है? बैकबोन का मतलब क्या है? कभी जीवन में सीढ़ी देखी है? ऐसे सीढ़ी होती है, ठीक है। बैकबोन, जैसे आपके पास बैकबोन है, वो हटा दो तो फोल्ड हो जाओगे, एकदम खत्म जीवन। ऐसे सीढ़ी में, अब बताओ सीढ़ी में बैकबोन क्या है? अगर हम ये वाला स्टेप हटा दें तो क्या होगा? ये वाला स्टेप हटा दे रहे हैं, क्या होगा? कभी सीढ़ी पे चढ़ो, ये स्टेप हटा दो, अरे हम और ऊपर पैर करके चढ़ जाएंगे, हम चढ़ जाएंगे भाई। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चढ़ जाएंगे, मतलब इनको हटाने से कुछ नहीं फर्क पड़ रहा। हम ये वाला हटा दे रहे हैं, अब क्या होगा? खत्म जीवन। इमेजिन करो बस यही सीढ़ी है, लेकिन ये सीढ़ी बड़ी सॉफ्ट है, फ्लेक्सिबल है। इसको घुमा दो, कोई स्ट्रक्चर इमेजिन हो रहा है दिमाग में? यही डीएनए का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये बैकबोन जो बनती है वो किससे बनती है? राइबोज और फॉस्फेट से। ये जो बैकबोन डीएनए की बनती है राइबोज और फॉस्फेट से। तो सर नाइट्रोजनस बेस कहाँ आते हैं? नाइट्रोजनस बेस अंदर की ओर रहते हैं, है ना, इनवर्ट साइड में। अभी आगे जानेंगे कि सर नाइट्रोजन बेस अंदर क्यों चले गए, बाहर क्यों नहीं चले गए। बाहर चले जाते हैं, अभी आगे जानेंगे उस चीज़ को। सीढ़ी फ्लेक्सिबल, बढ़िया वाली फ्लेक्सिबल, पता नहीं कौन सी सीढ़ी है ये, इसको इसे घुमा दे रहे हैं, बिल्कुल हेलिकल स्ट्रक्चर बन जा रहा है। एक क्वेश्चन और आ रहा है कि सर इसको घुमा क्यों दिए, पैरेलल क्यों नहीं रहा डीएनए, हेलिकल क्यों हो गया? कुछ इमेजिन कर पा रहे हो ना? सब क्वेश्चन जानने के लिए बैठे रहिए, बताया जाएगा अभी, ठीक है। तो बैकबोन काहे से बन रही है? काहे से बन रही है? राइबोज और फॉस्फेट से। बोलिए, बात समझ आ रही कि नहीं? तो राइबोज और फॉस्फेट का सी वाला, ठीक है, ये आंसर सही हो गया। ये अभी आगे बताया जाएगा। डीएनए स्ट्रैंड हैज द सीक्वेंस ऑफ, अरे बड़ा आसान है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाना है। कॉम्प्लीमेंट्री हमको पता, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट पोलैरिटी, और उसके प्यूरिन के सामने पिरिमिडिन लगाते चले जाओ। तो ये हो गया आपका 3 डैश 5 डैश। तो पहले तो 3 डैश 5 डैश वाले देख लो कौन कौन से हैं। 3 डैश 5 डैश, 3 डैश 5 डैश, 3 डैश 5 डैश, कहीं है। ए के सामने टी, टी के सामने ए, टी के सामने ए, 2 हो गए। और कर लेते हैं, हम सोच रहे जल्दी हो जाए। टी ए जी सी, टी ए जी सी जी, सॉरी टी ए सी जी ए, है ना। बोलो, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? सही है, सही है, ठीक है। चलिए भाई, चलो ठीक है, आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। साइलेंट फीचर ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स। और इस साइलेंट फीचर में ज़्यादातर चीज़ें आप लोग पहले से पढ़ चुके हो। बोला जा रहा है कि डीएनए डबल हेलिक्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइडल चेन होते हैं जो एक दूसरे से एंटी पैरेलल पोलैरिटी पे अटैच होते हैं बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड की अगर हम लोग बात करते हैं तो ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और क्यों होते हैं भी नाइट्रोजन बेस में देख लेंगे। दूसरी चीज, एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, और वो क्यों बनते हैं अभी आगे नाइट्रोजनस बेस के स्ट्रक्चर में समझ लेंगे। समझना है, सिर्फ ध्यान से देखना है, उसको रटना नहीं है, ठीक है। दूसरी बात क्या बोल रहा? बैकबोन। बैकबोन अभी मैंने पहले बताया, शुगर और फॉस्फेट से बैकबोन बनता है, और जो नाइट्रोजनस बेस होता है वो अंदर की तरफ इनवर्ट डायरेक्शन में रहता है, ठीक है। इनवर्ट डायरेक्शन में जो हेलिक्स आपने इमेजिन किया है उसमें अंदर की तरफ क्या रहता है? नाइट्रोजनस बेस रहने वाला है। द नाइट्रोजनस बेस इज in 2 strands are paired through hydrogen bond forming base pair। जब भी एडेनिन के सामने बेस पेयर की बात अगर हम लोग बोले, मान लेते ये ए जी टी सी है ना, और इसके सामने हमने बना दिया टी सी ए जी। अच्छा भाई ध्यान देना, बेस पेयर की बात करें तो ये बेस पेयर नहीं है कि सर हमने 2 बेस को रख लिया, पेयर का मतलब 2 ही तो होता है। यहाँ पे बेस पेयर का मतलब क्या है? अपोजिट स्ट्रैंड की बात हो रही है, क्लियर। बेस पेयर हम लोग इसको केवल कह सकते हैं। तो बेस पेयर क्या बोला जा रहा है? द बेसेस इन 2 स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मिंग बेस पेयरिंग, है ना। इसीलिए वहां पर देखो हमने जो बोला था 5 वाला जो बैक्टीरियोफाज था उसमें न्यूक्लियोटाइड था, वहां पे बेस पेयर वाली बात नहीं बोल रहे थे, और बेस पेयर बाकी जो तीनों थे उसमें बेस पेयर के नाम पर बात हो रही थी, क्लियर। जब भी बेस पेयर की बात कही जा रही है तो वहां पर आप ध्यान रखना कि डबल स्ट्रैंड की बात हो रही है, बगैर कहे, ठीक है। अच्छा, G and C and G are 3 हाइड्रोजन, have 3 हाइड्रोजन बॉन्ड ना।
चाहे जी सी से जुड़े या सी जी से जुड़े, तो हम पहले बात कर चुके हैं कि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो जब कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो क्या होगा, चाहे इधर से ये सी सामने रहे या जी सामने रहे, एक दूसरे के, या हम इनके सामने खड़े हैं या बोल सकते हैं ये मेरे सामने खड़ी, बात एक ही है, ठीक है। और दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड कितने रहेंगे, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। क्वेश्चन क्या आता है, हाइड्रोजन बॉन्ड गिनने को आ जाता है। अभी तो क्वेश्चन खुद से डिजाइन करेंगे, है ना, अभी डिजाइन करते हैं, ध्यान दिलाना। एक हाइड्रोजन बॉन्ड वाला और एक और याद आ गया। कॉइलिंग कैसी होती है, राइट हैंडेड। राइट हैंडेड का मतलब वही सीढ़ी जो मैंने बोला, इमेजिन करना था फ्लेक्सिबल सीढ़ी, उसको घुमाने का भी 2 तरीका हो सकता है। ऐसे भी घुमा सकते हैं क्लॉक वाइज, राइट हैंडेड को कहीं कहीं क्लॉक वाइज लिख देते हैं, कहते हैं क्लॉक वाइज क्या होता है, राइट हैंडेड को ही क्लॉक वाइज कहते हैं, ठीक है। और या तो ऐसे भी घुमा सकते हैं, ऐसे भी घुमा सकते हैं, ऐसे घुमा रहे हैं तो लेफ्ट हैंडेड है, और ऐसे घुमा रहे हैं तो राइट हैंडेड है। मोस्ट ऑफ द केसेस में राइट हैंडेड ही कॉइलिंग होती है। लेफ्ट हैंडेड भी होती है क्या, हाँ, जेड डीएनए में लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग होती है। सर जेड डीएनए क्या होता है, एक स्पेशल स्टेट है, जैसे देखा जाता है हाईली सैलाइन कंडीशन है, बेसिक कंडीशन बहुत ज्यादा है ना, उस केस में जेड डीएनए रहता है। जेड का नाम ही जेड है, जेड का मतलब जिगजैग, डीएनए कैसा रहता है, जिगजैग, है ना। तो उसका एक अलग टोपोलॉजिकल फीचर्स है, उसके अलग टोपोलॉजिकल फीचर्स है ना, सेकेंडरी पैरामीटर सब उसके अलग है। ऐसे बी डीएनए होता, तो जो मोस्ट अकरिंग डीएनए है या मोस्ट स्टेबल डीएनए फॉर्म है वो क्या है, बी डीएनए। हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं वो कौन सा फॉर्म पढ़ते हैं, बी डीएनए। हम लोग के पास जो भी है सब बी डीएनए है, लेकिन जब वाटर स्ट्रेस कंडीशन आती है तो वहाँ पर ए डीएनए हो जाता है, कॉन्फ़िगरेशन उसका चेंज होता है, ठीक है। तो ये बियॉन्ड द एनसीईआरटी है, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो अलग हमको बस इतना पता होना चाहिए कि डीएनए के अलग अलग तरह के कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं, ABCDEZ जो भी है ना, अलग अलग तरह के कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल सकते हैं। और वो कॉन्फ़िगरेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, हमने तीनों कंडीशन बदल दी कि किस पे डिपेंड कर रहा है, कि इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसी है, जहाँ पे डीएनए है उस सेल के साइटोप्लाज्म में कैसी कंडीशन है या न्यूक्लियोप्लाज्म में कैसी कंडीशन है ना, उस पर डिपेंड कर रहा है। तो ये कैसा होता है, कॉइलिंग राइट हैंडेड। कॉइलिंग राइट हैंडेड होती है, लेकिन हमेशा होती है ऐसा कुछ नहीं है, जेड डीएनए में लेफ्ट हैंडेड भी है, ठीक है। द पिच ऑफ द हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर, दैट इज 34 एंगस्ट्रॉम। अब ध्यान रखना, नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम में भी बड़ा खेल करते हैं क्वेश्चंस में। अब आप एक ही रट के बैठो, ध्यान देना, यूनिट क्या है, यूनिट नैनोमीटर बोलते हैं, तो अगर इसको मीटर में चेंज करते हैं तो 10 टू द पावर 9, और इसको चेंज करते हैं तो 10 टू द पावर 10, ठीक है, मतलब 10 टाइम ज़्यादा। तो 3.4 का 10 टाइम हो गया 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि जो यूनिट दी जा रही क्वेश्चन में एंगस्ट्रॉम में है या नैनोमीटर में, वहाँ पे क्वेश्चन गलत होता है, बाद में बस ऐसे करते हो अरे ये तो गलत हो गया, फिर वो गलत तो जीवन भर गलत रहेगा। डायमीटर कितना होता है, 2 नैनोमीटर या 20 एंगस्ट्रॉम, ध्यान देना, 2 नैनोमीटर या 20 एंगस्ट्रॉम। अब डायमीटर सर आपने बता दिया, वहाँ तो रेडियस पूछ लिया था, अरे भाई आधा कर लो, 10 हो गया, क्लियर, ठीक है। डायमीटर सर क्या बता रहे हैं, अरे भाई वही सीढ़ी की बात हो रही है, सीढ़ी ऐसे, ये जो आ रहा है ये डायमीटर है। सर ये पिच नहीं समझ में आ रहा, पिच क्या है, जब आप इसको ऐसे घुमाओगे तो घुमाते घुमाते इमेजिन करो कोई एक कंडीशन है कि जब आपने इसको 360 घुमा दिया होगा, 360 डिग्री घूमने पे जो डिस्टेंस बनी उसको हम लोग क्या कहते हैं, पिच। 360 डिग्री घूमने पे जो डिस्टेंस बनी उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऐसा वायर होता है, ठीक है। इसको ये भी तो घुमाया गया, ये हेलिकल ये वायर, बस इनके बीच में स्पेस नहीं है, इमेजिन कर लो ऐसा स्पेस भी है, ठीक है। तो यहाँ से शुरू हुआ और ये देखो घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा, अब ये 180 आया और घूम रहा, अब 360 आया, जहाँ से शुरू हो वहीं पे आके खत्म हो जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 360। जहाँ से शुरू हो वहीं पे आके खत्म हो जाए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 360। 360 डिग्री घूमने पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ध्यान दो, यहाँ से शुरू हो रहा घूमना और यहाँ तक आ रहा, इसके बीच की दूरी क्या हो रही है, क्या कही जाएगी, हेलिक्स पिच, क्या बोली जाएगी, हेलिक्स पिच। इस हेलिक्स पिच में जब आप घूम रहे थे सर, तो उस समय क्या हो रहा था, बीच में कुछ नाइट्रोजनस बेस भी रह जा रहे होंगे, ठीक है। सर वो कितने नाइट्रोजनस बेस रह जाते हैं, तो लगभग 10, दैट इज वन हेलिकल पिच, वन हेलिकल पिच, वन हेलिकल पिच हैव 10 नाइट्रोजनस बेस, या और अच्छा बोले तो न्यूक्लियोटाइड बोल दे, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्यों भाई, न्यूक्लियोटाइड बोल देते हैं, 10 न्यूक्लियोटाइड, नाइट्रोजनस बेस नहीं, न्यूक्लियोटाइड। अच्छा सर ये हेलिक्स पिच जो होती है उसकी दूरी कितनी होती है, तो उसकी डिस्टेंस कितनी हो रही है, 3.4 नैनोमीटर, 3.4 नैनोमीटर। तो सर ये फिर 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितनी होगी, 10 से मल्टीप्लाई करो,
ठीक है, सॉरी 10 से डिवाइड करो, 10 इनके बीच में कितना हो रहा है 10, तो 10 से डिवाइड किया तो कितना आ रहा है 0.34 नैनोमीटर। एक क्वेश्चन था ना पीछे, मैंने बोला था अभी नहीं कर पाओगे बाद में करना है ना, वो भी देख लेते हैं। 1 हेलिकल पिच इक्वल टू कितनी डिस्टेंस ट्रैवल होगी 3.4 नैनोमीटर या 34 एंगस्ट्रॉम। क्लियर, 34 एंगस्ट्रॉम। और 10 इसमें एक हेलिकल पिच में कितने न्यूक्लियोटाइड इन्वॉल्व हो जाते हैं 10 न्यूक्लियोटाइड, तो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की डिस्टेंस कितनी है 0.34 है ना। हो सकता है कुछ ऐसा क्वेश्चन बना दें जब न्यूक्लियोटाइड बहुत ज़्यादा ना दे, ठीक है, केवल 10 न्यूक्लियोटाइड दे या 20 न्यूक्लियोटाइड दे दे और पूछ ले कि बताओ अब इसमें कितनी डिस्टेंस आएगी। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन क्या देंगे, मान लेते 20 दे दिया तो एक ऑप्शन देंगे 68, ठीक है 68 एंगस्ट्रॉम, और एक ऑप्शन देंगे 64.6। अगर ये दे दिया है, बात ध्यान से समझो, अगर ये दे दिया है भाई तो फिर यही आंसर सही है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर 20 है तो पहले लास्ट वाला तो लैप्स कर जाएगा ना, वो तो कैलकुलेशन में आएगा ही नहीं। बोलो, लास्ट वाला तो लैप्स कर जाएगा ना। कैसे सर, समझ ही नहीं आ रहा आप क्या बता रहे, इतनी देर हो गई। देखो एक न्यूक्लियोटाइड है और 2 है और 3 है, 3 कर लेते हैं। इनके बीच की दूरी कितनी है 3.4, क्या एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम में बात कर रहे हैं खाली हम लोग। ठीक, इनके बीच की दूरी कितनी है सर, वही है 3.4 एंगस्ट्रॉम। अरे भाई टोटल कितनी दूरी है सर 6.8 एंगस्ट्रॉम। न्यूक्लियोटाइड कितने हैं, न्यूक्लियोटाइड है 3, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से कितना आ रहा है 3 मल्टीप्लाई बाई 3.4 10.2 आ रहा है शायद। हाँ तो सर 10.2 रहा है, लेकिन अभी यहाँ पे मैं प्रैक्टिकली देख रहा हूँ तो 6.8 ही आ रहा है, यही आ रहा है ना। तो समझ पा रहे हो मेरी बात की नहीं? अरे इतना इजी बात है। तो एक न्यूक्लियोटाइड ये हो गया, एक न्यूक्लियोटाइड ये हो गया, एक न्यूक्लियोटाइड ये हो गया। अभी तक के सीखा क्या है, हेलिकल पैरामीटर में ये देखा है कि जब भी एक हेलिक्स बनता है ऐसे, ठीक है, उसमें कंप्लीट 1 हेलिक्स के केस में, जब भी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बना हुआ है ऐसे कुछ, 1 हेलिक्स में जो दूरी आती है वो 34 एंगस्ट्रॉम की आती है। हम लोग अब केवल एंगस्ट्रॉम में बात करेंगे, नैनोमीटर में बाद में आप लोग इसको कैलकुलेट करते रहना। ठीक है, यही तो सीखा है। और एक में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, यहाँ पर ऐसे ऐसे लगा दे रहे हैं, कितने हो रहे हैं 10, मतलब द डिस्टेंस बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड इज, हैंग कर गई हो गया बिल्कुल, द डिस्टेंस बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड इज 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 2 न्यूक्लियोटाइड ऐसे इसको बोल सकते हैं, 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच की डिस्टेंस क्या है, ये इसकी बात हो रही है। अरे बाबा, ये इसकी बात हो रही है। ये कितनी है एंगस्ट्रॉम। हमने बोला कि 100 न्यूक्लियोटाइड से बताओ उनके बीच की दूरी कितनी होगी, ये क्वेश्चन था सेम। अब पीछे नहीं जाएंगे, इसमें देख ले रहे हैं। 100 न्यूक्लियोटाइड से उनके बीच की दूरी कितनी होगी, तो 10 के बीच में सर 34 है, तो 100 के बीच में कितनी होगी 10, 3.4 कर लो, 3.4 इंटू 100 मल्टीप्लाई बाई 100 कितना हो गया 340। सर यही तो हो रही है, बहुत अच्छी बात है। हमने बोला सर 10 में कितनी होगी, बोला सर 3.4 इंटू 10 कर लो। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो, ध्यान देना, आप ये कहना चाह रहे हो कि सर जितने न्यूक्लियोटाइड है उसको 3.4 से मल्टीप्लाई कर दो, यही तो कहना चाह रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हम लोग छोटे न्यूक्लियोटाइड की बात करें, ऐसा क्वेश्चन बनेगा, छोटे डीएनए स्ट्रेच की बात करें जहाँ पे न्यूक्लियोटाइड का नंबर बहुत कम हो, बोल दिया 2 है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी, बोल रहे सर 3.4 एंगस्ट्रॉम। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है सर, यहाँ पर भी 3.4 एंगस्ट्रॉम। टोटल दूरी सर कितनी है, टोटल दूरी है भाई 6.8 एंगस्ट्रॉम।
आपने फार्मूला अभी बताया है हमको कि 3.4 मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, यही तो बोल रहे हो, यही फार्मूला अभी खुद डराइव किया आप सभी साइंटिस्टों ने मिलकर। तो अगर यहाँ पर आप देखो न्यूक्लियोटाइड कितने हैं 3, यही फार्मूला लगाओ 3.4 मल्टीप्लाई बाई 3 तो कितना हो रहा है 10.2, यही तो हो रहा है। अब प्रैक्टिकली तो 6.8 आ रहा है। अब बताओ 6.8 है कि 10.2 है? 6.8, एग्जैक्ट आंसर 6.8 है। तो ये कैसे हो गया सर? एक्चुअली में जब शॉर्ट न्यूक्लियोटाइडल स्ट्रेच दिया हुआ है 10 का 12 का, वो जानबूझ के ऐसे पूछना चाह रहे हैं 10-12 न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रेच क्वेश्चन ही क्यों बनाइए, तो वो आपको ये भी चेक करना चाह रहे हैं कि क्या आपका ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है भी कि नहीं है, कि लास्ट वाला न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो लैप्स हो जाता है, मतलब एक कम कर देंगे। अब यहाँ पर अगर यही पूछा जाए कि बताइए 10 न्यूक्लियोटाइड हैं और उनमें टोटल डिस्टेंस कितनी हो रही है, क्या पूछा गया 10 न्यूक्लियोटाइड हैं, ठीक है, टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ठीक, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग है 3.4 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 34 एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन में 34 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, आप आंखें मूंद के टिक कर दोगे, टिक ही कर दोगे भाई, कौन रोक पाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन में एक ऑप्शन और दे दिया जाए 31.6, क्योंकि लास्ट वाला लैप्स कर जाएगा, इतनी बात समझ पा रही हो नहीं पा रही हो, लास्ट वाला कैलकुलेशन में नहीं आएगा, बहुत ध्यान से समझो। और ऑप्शन में अगर 31.6 दिया हुआ है तो फिर यही सही है, फिर वो सही नहीं है, और अगर नहीं दिया है तब यही सही है, अगर नहीं दिया है तब तो भाई यही सही है, और अगर दिया हुआ है 31.6 तो फिर यही सही है। क्लियर? पक्का? अब ऐसे कुछ भी दे दिया जाए, 100 दे दिया जाए, और 100 में भी लास्ट में ला करके 100 का मतलब हो गया 340, और लास्ट में ला के 3.4 को माइनस करके भी एक ऑप्शन बनाया जाए तो भाई वही सही है, ठीक, एक का माइनस होगा, होना चाहिए, प्रैक्टिकली वही है सही, लेकिन ऑप्शन जनरली देते नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये वाला बनेगा और अब भगवान से बनाओ बन जाए, जो सबका गलत, मजा तो तभी आता है ना जो सबका गलत तो फिर मेरा सही हो, वैसे तो मेरिट बनती है। बोलो भाई, क्लियर? ये बात समझ में आई? द पिच ऑफ द हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर और 34 एंगस्ट्रॉम। ये डायमीटर की बात हो रही, डायमीटर की बात हो रही थी 20, ठीक है, 20 का मतलब डायमीटर, वो सीढ़ी में जो बीच में डिस्टेंस इमेजिनरी क्रिएट हो रही वो 20 है। क्लियर? अच्छा, द डिस्टेंस, और ये डायमीटर बैकबोन से नापा गया है, बैकबोन्स का डायमीटर है, नाइट्रोजनस बेस से नहीं। डायमीटर का मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड की लेंथ नहीं बता दी गई है, बैकबोन से नापा गया, यहाँ से मान लेते ये नाइट्रोजनस बेस लगा हुआ है भैया, अरे बच्चों ध्यान दो, ये नाइट्रोजनस बेस, तो ये जो डायमीटर है ये यहाँ से नहीं नापा गया है, ये डायमीटर नापा गया है यहाँ से, कहाँ से? बैकबोन से। क्लियर हो पा रही बात की नहीं? अगर ये नापा जाए तो आप बोल दोगे हाइड्रोजन बॉन्ड की लेंथ ही है, नो, हाइड्रोजन बॉन्ड की लेंथ ऐसी नहीं है। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? Each turn have roughly 10 base pair. The distance between a base pair in helix is approximately, ये भी समझा दिया, the plane of one base pair। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ रही है, जब एक बेस पेयर की हम लोग बात करते हैं तो स्टैकिंग करते हैं और ये स्टेबिलिटी देता है। स्टैकिंग का मतलब क्या होता है कि मान लेते हैं ये एक बेस पेयर है, ये तो ये एक के ऊपर एक आते हैं ऐसे, एक बेस पेयर, तो इसको बोलते हैं स्टैकिंग। लेकिन स्टैकिंग ऐसे हेड टू हेड नहीं होती, ध्यान रखना, स्टैकिंग हेड टू हेड नहीं हो रही है, स्टैकिंग जो हो रही है वो हेड टू हेड नहीं हो रही, स्लाइटली थोड़ा सा आगे। बोलो बात हो जा रही कि नहीं आ रही? ऐसे हो रही है, हेड टू हेड नहीं हो रही है, ऐसे हो रही है, इससे भी स्टेबिलिटी मिलती है। क्लियर? ये डीएनए को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराने पैरामीटर है, डीएनए को स्टेबिलिटी देने का ये पैरामीटर है। क्वेश्चंस आएंगे कि डीएनए ज़्यादा स्टेबल है या डीएनए स्टेबल है, उसमें से कौन सा, ये भी एक पैरामीटर है। क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा पैरामीटर नहीं है, पैरामीटर ये भी एक पैरामीटर है कि डीएनए में जो बेस पेयर्स होते हैं या न्यूक्लिक एसिड में या आरएनए में भी होता है, जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसमें स्टैकिंग होती है बेस पेयर्स में। ठीक है, ठीक है,
स्लाइटली ट्विस्टेड मैनर में, इसको ट्विस्टेड बोलते हैं, ऐसे नहीं होके ऐसे हल्की सी ट्विस्टेड मैनर में। ठीक है भाई, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा, और दिस इन एडिशन टू हाइड्रोजन बॉन्ड कन्फर, हाइड्रोजन बॉन्ड के अलावा स्टैकिंग भी एक तरीका है जो स्टेबिलिटी देता है, और भी एक तरीके हैं बताऊंगा अभी आगे जो डीएनए को ज़्यादा स्टेबल बनाते हैं। तो अभी दो बातें जान गए कि हाइड्रोजन बॉन्ड और स्टैकिंग, बेस पेयर की स्टैकिंग। स्टैकिंग का मतलब होता है पाइलअप होना, ऐसे एक के ऊपर एक के ऊपर एक, है ना। लेकिन पाइलअप हेड टू हेड ना होकर के स्लाइटली ट्विस्टेड मैनर में पाइलअप होंगे। ये एडिशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं डीएनए डबल हेलिक्स को। ठीक है भाई। अब देखो ये वाला क्वेश्चन एक था जो छोड़ दिया था, लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल हैविंग 100 बेस पेयर इज अप्रॉक्सीमेटली 100 बेस पेयर है। ठीक है, नैनोमीटर में बता दो तो नैनोमीटर में कितना हो रहा है? 34 नैनोमीटर। नैनोमीटर में पूछ रहा है 34, बोलो नैनोमीटर में पूछ रहा है 34। देखो सामने सामने गलत कर रहे हैं। एक क्वेश्चन और हमने बोला था अभी पूछेंगे, बताओ। दो पूछे बोले थे, ये भूल गया। एक क्वेश्चन ये है, ये अगर सिंगल स्टैंडर्ड होता, ये वाले क्वेश्चन में, ये वाले क्वेश्चन में डीएनए डबल स्टैंडर्ड ना हो करके हमने बोला सिंगल स्टैंडर्ड है, बताओ क्या आंसर होगा? आंसर क्या होगा? कैन नॉट डिटरमाइन। सिंगल स्टैंड में नहीं बता सकते हम लोग, वो ऑप्शन में नहीं है, बट कैन नॉट डिटरमाइन, नन ऑफ द अबव। कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा अगर सिंगल स्टैंड में दे करके पूछ रहा है, नन ऑफ द अबव, बता ही नहीं सकते हो। हाँ, पेयरिंग कॉम्प्लीमेंट्री के बेस, जो चारगाफ का रूल है वो डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए है, बस सिंगल स्टैंडर्ड के लिए नहीं है। सिंगल स्टैंड में आप बता ही नहीं सकते हो। सिंगल स्टैंडर्ड है तो उसके बेस पे आप डबल स्टैंडर्ड डीएनए डिजाइन कर सकते हो, लेकिन सिंगल स्टैंडर्ड में अगर आपको सिर्फ एडेनिन दे दिया जाए, बोला जाए बताओ थाइमिन कितना है, और बच्चे तुरंत वो ऑप्शन दिया जाएगा, एडेनिन 20% पूछा जाएगा थाइमिन कितना है, और ऑप्शन 20% दिया होगा, बच्चे आंखें मूंद के करेंगे अरे ये तो सही है, वो पहले ही बोल देंगे तो सही है, इसको तो छोड़ ही दो। इतना आसान क्वेश्चन, और वो ध्यान नहीं दे रहे, वो सिंगल स्टैंड पूछ रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और मन में आया था, मैं भूल गया कुछ, कभी तो आएगा ही। यहाँ तक बात क्लियर हो गई ना, उम्मीद है। ये देखो डबल स्टैंडर्ड डीएनए दिखा रहा है, साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है। जब भी हम लोग डायमीटर की बात करेंगे तो यहाँ से करेंगे, यहाँ से नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, सॉरी ये नहीं करेंगे, ये नहीं कर रहा है। क्लियर हो रही बात? अच्छा भाई, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए का बढ़िया सुंदर सा स्ट्रक्चर, ये देखो यहाँ से शुरू हुआ, आते आते ये 180 डिग्री हुआ और यहाँ पे आके खत्म हुआ। जहाँ से शुरू किया वहीं पे खत्म किया, क्या हो गया ये आपका? वन हेलिक्स, इसको बोलते हैं वन हेलिक्स। और जो दूरी है उसको बोलते हैं हेलिकल पिच। दोनों बातों में अंतर है, इसको बोलेगा हेलिक्स, और जो दूरी कवर है उसको बोलते हैं हेलिकल पिच। इसमें कितने नाइट्रोजनस बेस, सॉरी न्यूक्लियोटाइड का कवर होते हैं? लगभग 10, लगभग 10 बोलेंगे। दो के बीच की डिस्टेंस कितनी है वो बता दिया गया। ठीक है, 0.34 नैनोमीटर, और टोटल कितनी है 20। इसमें जो डायमीटर की अगर हम लोग बात करें तो डायमीटर कितना है? ठीक है 2 नैनोमीटर। बोलो भाई क्लियर? ये देखिए एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन का स्ट्रक्चर जो आपको याद होगा, ये स्ट्रक्चर नहीं याद रखना है, स्ट्रक्चर याद ही नहीं रखना है आपको नाइट्रोजनस बेस याद रखना। मैंने वो करके दिखा दिया है, चाहे फिर से देख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, बिल्कुल सच्ची बातें बताई थी अभी, वहीं पे देख लो। 1 पे नाइट्रोजनस, 3 पे नाइट्रोजनस, 7 पे और 9 पे। पार्टिसिपेट करोगा कौन बॉन्ड बनाने में? ये, ठीक है, या इसके केस में ये। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, चलिए भाई आगे हम लोग देखते हैं। ये बॉन्ड बनता है ऐसे, देखो कैसे, क्यों एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बने? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है? जब एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हाइड्रोजन के कांटेक्ट में आता है। ठीक है, इंटर या इंट्रामॉलिक्यूलर मैनर में, दोनों हो सकते हैं ना, इंटर भी हो सकता है इंट्रा भी। यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर नहीं, इंटरमॉलिक्यूलर, इंट्रा नहीं, इंटरमॉलिक्यूलर मैनर में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता, हो सकता है यही पूछ ले। किस फॉर्म में बनता है? इंटरमॉलिक्यूलर, अलग है, एक एडेनिन अलग है, वो एक थाइमिन अलग है। ठीक है, और उनके बीच में एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ बन रहा है ध्यान नहीं रखना, बस याद रखना, 2 याद रखने बनते हैं। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव बेस पेयर इन अ डीएनए डबल हेलिक्स इज, तो बहुत आसान है। अब ये और अच्छा क्वेश्चन घुमाने वाला बना सकते थे,
जब नैनोमीटर में भी वैल्यू देते और एंगस्ट्रॉम में देके घुमा दे अच्छे से, तो क्या हो रहा है आपका बी वाला। बोलो बच्चा, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है। इन डीएनए द टू स्ट्रैंड्स आर, दो स्ट्रैंड्स क्या है, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, या एंटी पैरेलल होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, या एंटी पैरेलल और आइडेंटिकल होते हैं, या पैरेलल और आइडेंटिकल। तो पहली बात तो आइडेंटिकल होते नहीं, तो आइडेंटिकल वाली बातें हटाओ, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं और एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। सर ये एंटी पैरेलल नहीं समझ पाए। अरे भैया एंटी पैरेलल था 5 डैश 3 डैश और 3 डैश 5 डैश, इसको हम लोग एंटी पैरेलल कह रहे थे। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब था एडेनिन के सामने थायमिन, ग्वानिन के सामने साइटोसिन। ठीक है, ऑप्शन पहला सही। कितना आसान था। ठीक है, आप समझ में आ रहा है कैसा क्वेश्चन आते हैं। अब प्रैक्टिस करना है, अनसॉल्व खरीदो, अगर हो तो अच्छी बात है, ना हो तो खरीदो और उसकी प्रैक्टिस करो खूब अच्छे से जम के क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। द टू स्ट्रैंड्स रन इन एंटी पैरेलल डायरेक्शन। पहली बात तो नॉट, हर साल एक दो क्वेश्चन जरूर गलत होंगे, होते हैं, जीवन भर गलत होते रहेंगे, एग्जाम चाहे जो हो। यहाँ पे आप नॉट ध्यान ही नहीं दोगे कि नॉट पूछ रहा है। कौन सा नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है, मतलब क्या है गलत, गलत बताओ इसमें क्या है। द टू स्ट्रैंड्स रन इन एंटी पैरेलल डायरेक्शन, बहुत अच्छी बात कह रहा है। बेस पेयर्स आर स्टेबलाइज्ड बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड, सही कह रहा था। हेलिक्स मेक्स वन कंप्लीट टर्न एवरी 3.9 मिलीमीटर, सही तो कह रहा है। द बैकबोन इज फॉर्म्ड, यार तो बहुत गलत बात कह रहा है। बैकबोन कहाँ से बनती है, फॉस्फेट और शुगर से। बोलो बच्चा, बात सुन आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है।